नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ईडूटेरिया बिहार दरोगा मेंस टेस्ट सीरीज 4। इससे पहले आपको 3 टेस्ट सीरीज कंप्लीट करा दिया गया। अगर अभी तक वीडियो को नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ वर्तमान में जो भी एग्ज़ाम होता है उसका ऑफिशियल पेपर आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाता है और प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न भी दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। यूटी के बारे में बात कर रहा है। अगर राज्य बोलता है तो क्या होता है, केरल। यहाँ बोल रहे यूटी के बारे में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। और सर्वाधिक कौन सा है, लक्षद्वीप। लेकिन सबसे कम पूछेगा तो दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। और राज्य में पूछेगा तो सर्वाधिक केरल और सबसे कम बिहार। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात पाया जाता है। तो किस राज्य में किस जिला में पाया जाता है, तो किशनगंज। और सर्वाधिक पूछा है तो किशनगंज होगा। लेकिन सबसे अगर कम पूछता तो क्या होता, वैशाली। सबसे कम वैशाली। कितना है, 935। और पूरा बिहार में लिंगानुपात कितना है, देखिए पूरा बिहार में अगर शिशु लिंगानुपात यहाँ 935 बोले, क्या यहाँ 935 नहीं होगा। देखिए पूरे बिहार में अगर शिशु लिंगानुपात के बारे में पूछेगा तो 935 और 918 क्या है, बिहार का लिंगानुपात है। बिहार में शिशु लिंगानुपात पूछेगा 935, बिहार का सिर्फ लिंगानुपात पूछेगा तो 918। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में है, तो किशनगंज। और सबसे कम वैशाली। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन है। अरवल, शिवहर, शेखपुरा या जहानाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेखपुरा। और सर्वाधिक पूछता तो कैमूर। सबसे कम पूछा शेखपुरा और सर्वाधिक पूछेगा तो कैमूर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका मतलब होता है देखिए यहाँ पे दिया गया ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। फॉरेन नहीं, फॉरेन मतलब विदेश होता है, फॉरेस्ट रिपोर्ट। अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो 1966 में किया गया था। ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, फिलीपींस मनीला में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है। राजा चिल्लैया समिति किससे संबंधित है, कर सुधार से, ये सही दे रहा। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित है, ये भी सही है। गाई पोरिया समिति ये किससे संबंधित है, बैंकिंग सुधार, सेवा सुधार। तो यहाँ पे ये भी सही है। और नेक्स्ट है कि खुसरो समिति औद्योगिक खास से संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा। किससे संबंधित है, कृषि से। ये किससे संबंधित है, कृषि से। खुसरो समिति किससे संबंधित है, कृषि से। तो यहाँ पे गलत चुनना था, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति में मुद्रा के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है, बोलचाल के भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, महंगाई। और इसी को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं मुद्रास्फीति। तो महंगाई कहने का मतलब दो तरीका से महंगाई हो सकता है। एक तो एक वस्तु का मान लीजिए कि क्या है, कम है। जैसे अभी हाल ही में मान लीजिए कि जो मोबाइल या कोई भी मान लीजिए कंपनी मान लेते मोबाइल लॉन्च किया, तो अभी नया नया मोबाइल लॉन्च हुआ, तो मान लीजिए मार्केट में 2 ही मोबाइल है, तो उसका जो रेट होगा क्या होगा, अधिक होगा। उसका जो रेट होगा अधिक होगा। या तो वस्तु कम है इसलिए रेट अधिक होगा, या एक कारण ये भी हो सकता है, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा मुद्रा क्या हो गया, मार्केट में बढ़ गया। यानी पूरा मुद्रा है जो मार्केट में क्या हो गया, सभी के पास पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जो सामान 1 रुपये में मिल रहा है, तो यह मान लीजिए क्या सामान एगो है और इसको खरीदने के लिए कितना व्यक्ति है, मान लीजिए कि 2 व्यक्ति है, तो सभी के पास पैसा पूरा। तो ये सामान जो 1 रुपये में बिक रहा है, ये कहेगा कि हमें दे दो, ये कहेगा हमें दे दो, ये बोलेगा कि हम 5 रुपये दे रहे, ये बोलेगा 10 रुपये दे रहे। इसी तरह से क्या होगा, रेट को बढ़ा देगा। तो इससे ये निकला कि महंगाई बढ़ रहा है। इसका कहने का मतलब है मुद्रा का जो वैल्यू है क्या कम हो जा रहा है। जो सामान 1 रुपये में मिल रहा था वही सामान अब क्या मिल रहा है,
10 रुपये में मिल रहा है, तो यानी मुद्रा का जो वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा कि मुद्रास्फीति में मुद्रा के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मूल्य गिर जाता है। मूल्य क्या होता है, गिर जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। बैंकिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई, तो कब किया गया था, 1995 में। अगला प्रश्न है, कम आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसाय को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया है, तो किस समिति का गठन किया गया था, नचिकेत मोर समिति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली देश की शीर्ष संस्था है नाबार्ड। इसका नाम क्या है, नाबार्ड। और नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को। अगर एक्ट पूछेगा, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। इसका चीन क्या है, ये भी पूछ लिया जाता है। बंगाल टाइगर और पाम ऑयल, यानी बंगाल टाइगर के पीछे पाम ऑयल जिसको बोलते हैं ताड़ का पेड़। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किस समिति के सिफारिश पे किया गया था, यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे। 10 नंबर प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से कौन यहाँ पे प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, यानी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, इसका कहने का मतलब अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो उपहार कर, सेवा कर, निगम कर। तो सेवा कर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक ऐसा कर है तो अप्रत्यक्ष कर है। बाकी उपहार कर और निगम कर है, एक ऐसा कर है तो प्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष के बारे में पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पूछा गया कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, इसका कहने का मतलब अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस एकमात्र नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, तो लोथल। ये आपको पिछले वाली वीडियो में भी बताया था, ऑप्शन नंबर सी। और ये कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, रावी नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, और ये कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ से बृहत अनानागर और बृहत स्नानागर मिला था। अगला जो प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है, तो 11वां शिलालेख में किया गया। और कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किस शिलालेख में, 13वां शिलालेख में। कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व हुआ था। और अशोक के राज अभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ था, तो अशोक का राज अभिषेक कब हुआ था, 269 ईसा पूर्व में। और युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व। तो घटाइएगा तो अंतर कितना का आएगा, 8, तो यानी 8 वर्ष के बाद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांची के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो पल्लव वंश के शासक कौन था, नरसिंह वर्मन सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। और इब्न बतूता के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम क्या था, रेहला। मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। रेहला किसके द्वारा लिखा गया था, इब्न बतूता के द्वारा। और एक किसके शासनकाल में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए। और एक और प्रश्न पूछा जाएगा, अल ब्रूनी किसके समय भारत आया था, मोहम्मद गजनवी के समय भारत आया था। अल ब्रूनी किसके समय भारत आया था, मोहम्मद गजनवी के समय भारत आया था। और उसके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम क्या था, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से असत कथन की पहचान करें। असत बताना है। देखिए लिख रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी, ये सही दे रहा। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है, ये भी सही दे रहा। देवराय प्रथम को जगबेटकर कहा जाता था, नहीं ये गलत दे रहा। देवराय यहाँ पे सेकेंड होगा। देवराय सेकेंड को जगबेटका कहा जाता था, क्यों, क्योंकि हाथी मारने का उसको बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए देवराय सेकेंड को जगबेटका कहा जाता था। तो यहाँ पे प्रथम दे रहा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। कृष्णदेव राय ने आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी।
आंध्र भोज, आंध्र पितामह, सभी को उपाधि धारण कौन किया था? कृष्णदेव राय। तो गलत चुना था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और अल्बुकर्क किसके शासनकाल में, मतलब किसके शासनकाल में आया था या किसके दरबार में आया था? तो देवराय सेकेंड, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल काल के संबंध में निम्नलिखित में से असत जोड़े की पहचान करें। जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश, सही जरा। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा बीरसाल के दरबार में हुआ था, पाकिस्तान में उस समय पड़ता था, ये भी सही है। औरंगजेब का जन्म दाहोद, गुजरात, ये भी सही है। तानसेन का जन्म भोपाल, मध्य प्रदेश, नहीं भोपाल यहाँ पे नहीं हो, यहाँ पे क्या होना चाहिए? ग्वालियर, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, असत जोड़े की पहचान करें। नेक्स्ट है कि कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? पट्टा प्रथा यानी यहाँ पे भूमि के नाप पे लिया जाता था कर, तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी के द्वारा रुपया चालू किया गया, दाम चालू किया गया, सर्फी चालू किया गया, ये सब सारा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, तो आप याद रखिए किसके द्वारा चालू किया गया। बिलग्राम युद्ध और कनौज का युद्ध कौन लड़ा था? बिलग्राम बोलिए या कनौज का युद्ध बोलिए, दोनों नाम एक ही है, मतलब दो नाम है। सबसे पहले चौसा का युद्ध लड़ा था किसके? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। हारा कौन था? हुमायूं। जीता कौन था? शेरशाह। कब हुआ था? 1539 में। उसके बाद क्या हुआ? बिलग्राम या कनौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। इसमें भी पराजित कौन हुआ? हुमायूं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत में डचों द्वारा प्रथम कारखाना की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ किया गया था? आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसियों के द्वारा कहाँ किया गया था? सूरत में। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम डुप्ले के द्वारा किया गया था, लेकिन सहायक संधि लागू करने वाला कौन था? लॉर्ड ब्लेजली। सहायक संधि लागू कौन किया था? लॉर्ड ब्लेजली। लेकिन यह पूछा गया प्रयोग, तो प्रयोग सबसे पहले डुप्ले के द्वारा किया गया था। कर्नवालिस को क्या कहा जाता? पुलिस सेवा का जन्मदाता। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। सूची का मिलान करना, इधर विद्रोह दिया गया और इधर नेतृत्व करता। खोंड विद्रोह किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? चक्र बिश्नोई के द्वारा, बिश्नोई के द्वारा। चेरी या चेरो विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? भूषण सिंह के द्वारा किया गया था। रामोसी विद्रोह ये कल भी पूछा गया था, चित्तर सिंह के द्वारा किया गया था। और खासी विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? राजा तीरथ सिंह के द्वारा। ये दोनों प्रश्न कल का ही है, कल भी ये पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर, देखिए ए का 1, तो ए का 1 या तो ये होगा या सी होगा, और बी का 2, सी का 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। चंपारण में किसानों को अपनी जमीन के 3/21वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नहीं, यहाँ पे गलत है, 3/20 होगा यहाँ पे, तो गलत यही हो गया, असत्य चुना था, तो ऑप्शन नंबर यही राइट हो जाएगा। बाकी आप पढ़ सकते हैं कि चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी के साथ महादेव देसाई भी थे। जुलाई 1917 में चंपारण एग्रियन कमेटी का गठन किया गया था, यह किया गया। किसानों से वसूली की गई राशि का 25% वापस किया गया। किसानों से वसूली की गई राशि का कितना प्रतिशत वापस किया गया? 25%। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत में 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बंबई में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, सुमेलित नहीं है चुनना। आर्य समाज 1875 में किया गया था, सही दे रहा। यंग बंगाल आंदोलन 1828 में भी सही है। देवबंद स्कूल 1860 गलत है। 1866 या 67, 1866 या 67, तो गलत चुना था, तो ऑप्शन नंबर सी। रहनुमाई माजदायन सभा 1851 में सही है। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के समय तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी? किस आंदोलन के समय? तो किस आंदोलन के समय किया गया था? असहयोग आंदोलन के समय किया गया था। तिलक फंड यानी तिलक स्वराज फंड की स्थापना, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में।
1920 में, 1 अगस्त 1920 को। और इसको वापस कब लिया गया था? 1922 में। प्रश्न पूछेगा असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया? तो चौरी चौरा घटना के कारण इसे वापस ले लिया गया था। किस घटना के कारण? चौरी चौरा घटना के कारण इसे क्या लिया गया था? वापस लिया गया था। कब? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटित हुआ था, जिसके कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और ये कहाँ घटित हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ऑपरेशन जीरो आवर किस में चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। नेक्स्ट है कि किनके प्रयासों से गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच पूना समझौता संपन्न हुआ? और एक कब हुआ था? 1932 में, पूना पैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। और एक कहाँ हुआ था? पुणे के एरबादा जेल में। तो यहाँ पूछा कि किनके प्रयासों से? तो मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 26 नंबर, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है? समवर्ती सूची कहने का मतलब केंद्र और राज्य दोनों उस पर कंट्रोल करेगा। तो जनसंख्या नियंत्रण और समाचार पत्र ये समवर्ती सूची में शामिल है। तो यही तो पूछा जा रहा था। ऑप्शन नंबर ए। लोक स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन या शासन और भू राजस्व ये तीनों जो शामिल है, किस में शामिल है? राज्य सूची में। और शिक्षा किस में शामिल है? तो शिक्षा हो जाएगा आपका समवर्ती सूची में। तो राज्य सूची और समवर्ती सूची में देखिए लोक, यहाँ पे जो लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन और भू राजस्व ये किस में शामिल है? राज्य सूची में। शिक्षा जो किस में शामिल है? समवर्ती सूची में। तो यहाँ पूछा गया समवर्ती सूची में शामिल है, तो सिर्फ यहाँ शिक्षा शामिल है। और इसमें जनसंख्या नियंत्रण और समाचार पत्र दोनों क्या है? समवर्ती सूची में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भू राजस्व किस सूची में शामिल है? राज्य सूची में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा नहीं की जाती थी? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा नहीं की जाती है? तो किसके द्वारा नहीं किया जाता? राज्यसभा के सभापति के द्वारा। और संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? अनुच्छेद यानी आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। तो राज्यसभा के सभापति के द्वारा नहीं किया जाता। तो किया किसके द्वारा जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अगर लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उपाध्यक्ष के द्वारा, और उपाध्यक्ष भी नहीं रहेंगे तो राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध संविधान के किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में? छठी अनुसूची में। तृतीय में क्या है? वेतन है। चतुर्थ में क्या है? राज्यसभा। और पांचवी में SC/ST। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया? आर्टिकल 32 में दिया गया। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। नेक्स्ट है किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्णशील समिति के सिफारिश पे। और एक कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। लागू कब से हुआ था? 1977 से। 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और जब जोड़ा गया था उस समय कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10। अभी वर्तमान में कितना है? 11। यानी 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? अभी वर्तमान में कितना है? 11। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और एक कौन सा? शिक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति के संबंध में असत कथन की पहचान करें। राष्ट्रपति अनुच्छेद 121 के राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, ये सही दे रहा। अध्यादेश का प्रभाव सत्र शुरू होने के 6 माह तक रहता है, नहीं 6 सप्ताह तक रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, 6 सप्ताह तक। तो असत्य कथन चुनना था ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन दे रहा है कि राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श ले सकता है, ये सही दे रहा है। राष्ट्रपति सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये भी सही है। यहाँ पे 6 माह ना होकर कितना होता है? 6 सप्ताह। नेक्स्ट है कि भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक कार्य कर सकता है? तो 6 माह। ये कितना होगा? 6 माह। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पंजाब में कितना विधानसभा का सीट है? 117, ये सही है। उत्तराखंड में कितना है? 70। मणिपुर में 60। गोवा में 40। तो सुमेलित नहीं है।
तो सभी यहाँ पे 90 है, यहाँ कितना होना चाहिए 70, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था लिया गया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से। संसदीय विशेषाधिकार ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। तो आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया, तो बी और सी नहीं लिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से, अमेरिका नहीं करेगा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और संसदीय विशेषाधिकार ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। तो ऑप्शन नंबर डी, दोनों शामिल नहीं है, बी और सी। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, जिसको क्या बोला जाता है? अटॉर्नी जनरल। और 21 अनुच्छेद में अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर सी। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। अगला है कि केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट के निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है? तो होता कौन कौन है? देखिए, राज्यपाल होता है, विधान परिषद होता है और विधानसभा, यानी तीनों मिलाकर क्या बनता है? विधानमंडल। तो अंग नहीं है यानी एडवोकेट जनरल, ऑप्शन नंबर सी। भारत ने हाल ही में किस अंतर सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी प्रदान की है? तो आसियान के साथ, ऑप्शन नंबर सी। आसियान का स्थापना कब हुआ? तो 1967 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता में। और इसमें टोटल कितने देश शामिल है? 10। सार्क के बारे में आपको कंप्लीट बताया गया, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और स्पेशल टॉपिक में जाकर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। 3 से 4 मिनट का वीडियो को उसमें आपको कंप्लीट याद करा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। अगला है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो 85वां, ऑप्शन नंबर ए। अथावास्का झील किस देश में स्थित है? कनाडा। और कनाडा कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका महादेश में। और कनाडा में कुछ और इंपॉर्टेंट जो झील स्थित है, जिसमें बेनीपेग झील, कौन सा झील है? बेनीपेग झील हो जाएगा, ग्रेट स्लेव हो जाएगा, ग्रेट बियर हो जाएगा, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? नंगा पर्वत, ऑप्शन नंबर सी। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। धौलागिरी कहाँ स्थित है? धौलागिरी कहाँ स्थित है? ये भी नेपाल में स्थित है। तिरचर मीर कहाँ स्थित है? तिरिचमीर पाकिस्तान में। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला, नदियों के किनारे बसे नगरों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नहीं पर आपको ध्यान देना है। रोम टाइबर सही दे रहा, बर्लिन सप्री ये भी सही है, कीव नीपर, लिवरपूल राइन। तो ये राइन क्या है? गलत हो जाएगा। लिवरपूल, देखिए लिवरपूल कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। और ये जो राइन नदी कहाँ बहती है? ये आपका हो जाएगा फ्रांस, यानी आल्प्स नदी, आल्प्स पर्वत से निकलकर ये कहाँ तक जाती है? फ्रांस कह रहे जर्मनी। और जर्मनी को राइन क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार। राइन को जर्मनी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और राइन सबसे स्वच्छ नदी है विश्व में और सबसे व्यस्त नदी भी। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि जो लिवरपूल है ये कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा त्रिवेंद्रम एवं मदुरै के बीच संपर्क मार्ग प्रदान करता है? तो सिनीकोट, ऑप्शन नंबर बी। थालघाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। भोरघाट मुंबई और पुणे को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना चिनाब नदी नहीं है? रावी है, झेलम है और सतलज भी। देखिए चिनाब नदी इधर से मानी जा रही है, तो यहाँ रावी मिलेगी, इधर से झेलम और इधर से सतलज। और यहाँ जो ब्यास मिलती है चिनाब नदी में नहीं मिलती है, ब्यास जो मिलती है सतलज नदी मिलती है। तो नहीं पूछा गया, तो यानी ऑप्शन नंबर ए ब्यास। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? केरल में। चेरी ब्लॉसम कहाँ कहा जाता है? कर्नाटक में। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में। बोडो चिल्ली असम में। लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण क्या है? तो लॉ ऑक्साइड की उपस्थिति।
कर्नाटक का कोलार खान किस खनिज पदार्थ हेतु प्रसिद्ध है? कर्नाटक का कोलार किस लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए, ऑप्शन नंबर डी। और इस पे KGF मूवी भी है, आप इसको देख सकते हैं। कोलार गोल्ड फील्ड। सवेज नहर निम्नलिखित में से किनको मिलाती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को, क्योंकि आंध्र प्रदेश के कोलिनूर यहाँ पे खान से कोहिनूर हीरा को निकलता है, इसलिए आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है? भारत का कोहिनूर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? इसका मतलब अदिश है। विस्थापन सदिश है, दाब अदिश है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्वरण भी सदिश है और आवेग भी सदिश है। दाब हो जाएगा, ताप हो जाएगा, चाल हो जाएगा, आयतन, कार्य, ऊर्जा, ये सब सभी क्या है? अदिश राशि है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर ए। सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए विकल्पों में कौन प्राथमिक सेल के उदाहरण है? प्राथमिक सेल कहने का मतलब आप ओनली एक बार ही यूज कर सकते हैं, मतलब दोबारा आप उसको चार्ज करके यूज नहीं कर सकते हैं। तो शुष्क सेल, वोल्टीय सेल, डेनियल सेल, उपयुक्त सभी। प्राथमिक सेल कहने का मतलब रासायनिक ऊर्जा से सीधा विद्युत ऊर्जा में। नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में किया गया? अमेरिका में किया गया था, और अमेरिका में भी पूछेगा तो शिकागो में, एनरिको फर्मी के निर्देशन में। कहाँ किया गया था? अमेरिका के शिकागो में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि ताप बढ़ने पर चालक के विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप और चालक में क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी सीधा रिलेशन होता है। ताप समानुपाती चालक, ताप समानुपाती यहाँ पे क्या होता है? चालकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ताप बढ़ने पर चालक के विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी अर्धचालक और कुचालक में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल या मैलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर मैलिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। सॉरी, देखिए यहाँ पे सिरका नहीं होगा, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और सेब में मैलिक अम्ल, और इमली में टर्टेरिक अम्ल, और साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? थर्मोसेटिंग कहने का मतलब है आप उसको एक बार गर्म करके मुलायम करिए, और जिस रूप में या जिस साँचा में ढालना आपको ढाल लीजिए, दोबारा मतलब मुलायम नहीं होगा। जैसे में आप अगर स्विच घर में देखेंगे तो उसका अगर दोबारा जलाइएगा तो मुलायम नहीं होगा, जल जाएगा सीधा। तो किसका उदाहरण है? बैकेलाइट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी यौगिक है। देखिए, आप कभी अगर गाड़ी चलाए होंगे, बाइक, तो आवाज़ करता है गाड़ी, अगर आप रोकिएगा तो हल्का आवाज़ करता है, खट खट। तो उसको कम करने के लिए किसको मिलाया जाता है? टेट्रा एथिल लेड को, ऑप्शन नंबर बी। डोलोमाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो कैल्शियम का है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, माइक्रोलॉजी कवक का अध्ययन, पोमोलॉजी फूलों का अध्ययन। तो ये गलत दे रहा। पोमोलॉजी किसका अध्ययन है? फलों का अध्ययन है। और एंथोलॉजी किसका अध्ययन है? फूलों का अध्ययन। तो ये इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। पोमोलॉजी किसका अध्ययन है? फलों का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, और एंथोलॉजी किसका? फूलों का अध्ययन।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहता तो कार्बन, और कार्बन नहीं रहता तो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन नहीं रहता तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया? लैम्बार्क के द्वारा। और विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? डार्विन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन थैलोफाइटा वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? शैवाल करता, जीवाणु भी करता और कवक भी करता। तो स्फेग्नम ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? ब्रायोफाइटा का। अगला प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है फल एवं उसके खाने वाले भाग। सेब, पुष्पासन सही दे रहा है, काजू, बीजपत्र ये भी सही है, नारियल। तो नारियल को भ्रूणपोष, मतलब नारियल का खाने वाला भाग भ्रूणपोष, तो यहाँ पे एक मध्यभित्ति नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। अनानास, परिदल पुंज ये सही दे रहा है। नेक्स्ट है पेड़ पौधे वायुमंडल से किस विधि द्वारा CO2 ग्रहण करते हैं? विसरण विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है, तो क्या है? एजोला। छोटे आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? तो बिल्ली कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? क्रिस्टोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए। आयोडीन डॉट के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? तो एक कल भी प्रश्न हम आपको कराए थे, तो समुद्री घोड़ा एक प्रकार का क्या है? मछली, सी हॉर्स। ऑप्शन नंबर सी। ओलिव रिडले टर्टल के संरक्षण हेतु परियोजना किस अभ्यारण्य में चलाई जा रही है? तो भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बधावन आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। ऑप्शन नंबर बी। 21 जून को क्या मनाया जाता है? कमेंट करके बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्षेत्र हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया? तो हम आपको पिछला वाले वीडियो में बताए थे कि हॉट स्पॉट सर्वाधिक कहाँ होगा? जहाँ जैव विविधता अधिक होगा। जहाँ सर्वाधिक जैव विविधता होता है उसको हम लोग हॉट स्पॉट की सूची में रख देते हैं। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ? पश्चिमी घाट, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? नई दिल्ली में। अगला कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गेट, जिनेवा सही दे रहा है, आसियान, जकार्ता ये भी सही है, नाटो, ब्रुसेल्स ये भी सही है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। विश्व में सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश कौन सा? भारत। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि गौतम। ऑप्शन नंबर ए। अष्टाध्याय पनीनी के द्वारा लिखा गया था। वल्लभाचार्य के द्वारा क्या दिया गया था? वल्लभाचार्य के द्वारा शुद्धाद्वैतवाद दिया गया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है शुद्धाद्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया था? वल्लभाचार्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो नेक्स्ट सारा आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से मैथ और रीजनिंग है, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है, वहाँ से आप इसको बना लीजिएगा, और इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।